सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है, लेकिन जल्द से जुलूसों का इरादा अपनी जगह मौजूद है। दरख्वास्त भी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन कहा गया कि अगर हुकूमत नहीं रोक रही, सियासतदान इस पर तवज्जो नहीं दे रहे और माशरे में मौजूद लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो हमारे पास क्यों इस तरह की दरख्वास्तें लाई जाती हैं। और इसी तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है अगर हम देखें नून लीग के अंदर भी, यानी अजीबोगरीब कैफियत है। सर्वेज बता रहे हैं कि नून से शीन निकल सकती है। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ का दिलचस्प बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के अलावा हम किसी और का दिफा करने के लिए नहीं, यानी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरीम नवाज हों, हसन हुसैन नवाज, मैं उनका दिफा नहीं करूँगा उनकी जायदादों के बारे में जो उनसे सवाल किया गया। यह भी एक दिलचस्प पहलू नज़र आ रहा है। और इमरान खान साहब की हुकूमत भी मुश्किल में नज़र आ रही है। बिलियन ट्री सुनामी कहाँ गया, ये बदनामी का बायस बन रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, तर्जुमान पाक फ़ौज ने, गैर मुल्की वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्द पाल रखे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करता है, ख़ास तौर पर CPAC के ख़िलाफ़, और हमने इसके लिए इक़दामात कर रखे हैं। जो डॉसियर दिया था उसके असरात नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे OIC में जो एलामिया जारी किया गया, जो करारदाद सामने आई, उसमें जिस तरह से भारत के ख़िलाफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस तरह की लैंग्वेज थी, वो इससे पहले कभी नज़र नहीं आई। और इंसानी हुकूक के हवाले से जो बातें उसमें की गई, RSS के ख़िलाफ़ जो, शायद ये पाकिस्तान के डॉसियर का एक असर ये भी नज़र आता है कि अब कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी, उनके वज़ीर-ए-आज़म भी ये बोल रहे हैं कि जनाब भारत में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये जो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने जो चीज़ें वाज़े की हैं, मुझे उसमें बहुत सी बातें ख़ास है, लेकिन एक ख़ास बात यह कि अभी तो ये आगाज़ है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये बेनकाब करते रहेंगे। परमानेंट जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उन तक पहुंच गया है डॉसियर, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच गया, OIC का एलामिया भी आ गया इसके बारे में। मामला ये है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो आज एक वेब चैनल को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, जो हाईलाइट की हैं, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है उसमें किस तरह भारत जो है वो दहशतगर्दी फैला रहा है और स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म कर रहा है भारत में, उस हवाले से क्या क्या हमने सबूत दिए और उसका टारगेट क्या है कि CPAC पे काम करने वाले चीनी अफराद और वहाँ पे जो लेबर है उसको टारगेट करना है उस हवाले से। फिर उन्होंने बताया कि हमने जो 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है भारत का, उस वजह से उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ है और पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे इशूज़ पर जो कुछ कहता रहा और डोजियर्स में जो सबूत सामने लाया और भारतीय रियासत जो दहशतगर्दी है उसके सबूतों को आलमी बरादरी ने भी बहुत संजीदा लिया है। और ये जिस तरह आपने कहा कि अब इस पे जो भारत की एक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, आलमी बरादरी अब उस पर बात करना शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी इदारों ने, ISPR ने जो सबूत डोजियर में सफारतकारों को हवाले किए, अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाए, उसके अंदर बाकायदा तौर पर बताया गया कि भारत के सर्विंग यानी और के जो ऑफिशल्स हैं, भारतीय जो फ़ौज है उसके जो अफसरान हैं, वो किस तरीके से, और उनके जो सफारत खाने के जो कौंसल खाने के और सफारत खाने के जो अहलकार हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बाकायदा नेटवर्क चला रहे हैं। उनके नेटवर्क मौजूद हैं, स्लीपर सेल मौजूद हैं, वो उनको जो फाइनेंशियल जो उन्होंने सपोर्ट दी उसके बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, जो उनको मटेरियल दिया, जो उनको ट्रेनिंग दी, और इसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान के कौंसल खानों को इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के मकामी जो लोग हैं उनको अपना किस तरह एजेंट बनाया गया, हैंडलर को किस तरह हैंडल किया जा रहा था, ट्रांजैक्शन किन किन बैंकों के जरिए हुई, कब कब हुई, कितनी अमाउंट आई,
और जो वारदात, जो धमाके और दहशतगर्दी के अच्छा ये सामने लाए कस जो वाकया, कितने पैसे दिए जाते थे, ये पूरी डिटेल से चीजें बताई गई। और वो लोग, इनके नेटवर्क के जो लोग हैं उनको भी एक्सपोज किया गया और ये भी बताया गया कि एपीएस का वाकया हो, चाइनीज जो कौंसल खाना था वहां पे जो कराची में, इसके ताने बाने भी साबित किए गए कि ये मिलते हैं। और फिर टीटीपी के साथ जो भारत का एक अलायंस बना और उसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से और कराची के हवाले से मुल्क के दीगर हिस्सों में। बाबर डोगर साहब, ये जो बात सामने आई कि अब तो दुनिया में बात हो रही है भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, और इसको किसी ने डिनाई नहीं किया, जो जो सबूत पाकिस्तान ने दिए हैं, पुलवामा वाकया हो या कोई और वाकया जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर भारत लगाता रहा है, कभी कोई सबूत नहीं दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की कि कभी इस तरह से शेयर करें ना आलमी बरादरी से, जिस तरह हमने शेयर किए हैं, इस तरह कभी नहीं किया गया। और साथ उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत कमजोर है और उनसे हम ज़्यादा डिमांड नहीं करते, तो अपना दिफा हमने खुद करना है, अफगानिस्तान से हम ज़्यादा इसका मतलब कह नहीं सकते। अभी एक खुशाइंद बात है कि तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुआहदा तो हो गया है, भारत के लिए ये भी एक बुरी चीज़ ही होगी और भारत इस पर भी परेशान होगा। लेकिन ये एक पूरी डिवीज़न बनाई जा रही, 2 डिवीजन्स हैं, बल्कि उसकी फोर्स तश्कील दी गई है, 8 से 9 रेगुलर रेजिमेंट्स हैं। आपके ख्याल से सब काफ़ी है? उसामा साहब, सबसे पहले तो मुझे एक बीइंग पाकिस्तानी मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब मैं ये देखता हूँ कि पहली दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान सारी दुनिया में बड़े बड़े आलमी फोरम में ये बात उठा रहा है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। वरना सारी उम्र मैं हमेशा यही देखता रहा हूं कि भारत पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता था, भारत सारी दुनिया में जाके शोर मचाता था और हमारा रवैया जो था इंतहाई मादत ख्वाना होता था। पिछली गवर्नमेंट में पाकिस्तान जो था वो बेचारे गवर्नमेंट जो थी भारत से दोस्ती के लिए मरी जा रही होती थी और भारत साहब जो है वो सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा होता था। मैं और फिर ये कि वो दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहे हैं और हम इसका जवाब भी नहीं दे रहे। पिछले 20 साल में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में 40,000 बंदा जो है वो दहशतगर्दी की नजर हो गए, 40,000 बंदे शहीद हो गए दहशतगर्दी की वजह से। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था जहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात ना हो। इंडिया के दहशतगर्दी में मुलविस होने के हमारे पास वाज़ेह सबूत थे। इस इंडिया का हमने एक सर्विंग कर्नल यहाँ से पकड़ लिया, बेताशा दहशतगर्द पकड़े, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया के आगे लेटे हुए थे। जहाँ पे बात आती थी हम इंडिया के हाथ जोड़ देते थे। वो बड़े धड़ल्ले थे, मुंबई अटैक को पता नहीं किसने करवाया, पुलवामा अटैक को पता नहीं किसने करवाया, सीधा पाकिस्तान पे नाम लगाता था और जाके आर्मी फोरम पे पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर देता था, इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर देता था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं गया। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि गवर्नमेंट विद एविडेंस, सबूत के साथ, डोजियर के साथ, तमाम बड़े फोरम, चाहे वो OIC है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा या सिक्योरिटी काउंसिल है, तमाम बड़े अदारों में तमाम बड़ी एम्बेसीज जो हैं, तमाम जो बड़े ममालिक हैं, वहाँ पर हमारी एम्बेसीज एक्टिव हुई हुई हैं, इंडिया के खिलाफ डोजियर दे रही हैं, इंडिया के खिलाफ सबूत दे रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। ये हमारे पास उसके सबूत हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन यूज हो रही है और दुनिया उन सबूतों को मान रही है। तो मसला ये है कि अगर हमने इफेक्टिवली ये कैंपेन पहले चलाई होती तो इंडिया दुनिया में बदनाम होता। हुआ ये कि सैंक्शन पाकिस्तान पे लग जाती थी, पाकिस्तान जो है वो FATF में पाकिस्तान का नाम आया हुआ है, दहशतगर्दी भारत कर रहा है, FATF में हम दलील हो रहे हैं। तो समा साहब मुझे तो सबसे पहले, और मैं हैरान था कि लोग बेचारे जिच हो गए, समा साहब लोग जिच हो गए, ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान पर ही दहशतगर्दी के इल्जाम लग रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से दोस्ती के लिए मरी जा रही है और चुप करके मसलियत के तहत चुप करके बैठी हुई है कि हमने किसी फोरम पे इंडिया का नाम नहीं लेना, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो कम अज कम सारी दुनिया में इंडिया का ये जो गंदा और घिनौना चेहरा है उसको तो हम बेनकाब कर रहे हैं। वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे और हम किसी मसले के तहत खामोश रहें, इसकी तो मुझे आज तक समझ ही नहीं लगी। लेकिन ये है कि इस गवर्नमेंट में
ये एक चीज़ है कि हम कम अज़ कम सारी दुनिया में हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द मुल्क है, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत के अंदर उसके फौजी खुदकुशी कर रहे हैं। कश्मीर में 2 फौजियों ने खुदकुशी कर ली, यानी कि वो किस ज़हनी पस्ती का शिकार है, किस ज़हनी अजियत का शिकार है कि जनाब इनोसेंट लोगों को मारना पड़ रहा है। हम वो बेचारे जो निहत्ते लोग हैं जो आज़ादी की खातिर जदोजहद कर रहे हैं उनको मारना पड़ा। फौजी जो हैं वो इस अजियत में खुदकुशियाँ कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की सी पैक के हवाले से कि वहाँ पर 2 डिवीज़न लगा दी गई हैं, उसामा साहब ये हमने दुनिया को मैसेज है कि सी पैक हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और इस पे हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है सारी दुनिया को। और वो जो लोग समझ रहे हैं ना कि जनाब पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सी पैक पीछे हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं, सी पैक जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इंडिया जो है, इंडिया को भी एक मैसेज है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम सी पैक तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसी हरकत की तो फिर इसका जवाब भी बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल सी पैक से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर तरक्की करनी है, खुशहाली और रोज़गार के मौके, गुर्बत का खात्मा, ये सब अब सी पैक से जुड़ता है, क्योंकि ये एक सिर्फ ये राहदारी नहीं है, इससे और बहुत सी चीज़ें सनती और तवानाई के लिहाज से जुड़ती हैं। अब जो इस वक्त सियासी माहौल बन रहा है असद खरल साहब, उसमें देखें एक तरफ PDM कह रही है कि जनाब ये तो बस अब हमने रस्ते में ही होना है, ये 13 दिसंबर के बाद लाहौर का जो है ये रेफरेंडम होने लगा एक दफ़ा, फिर पता नहीं कितने रेफरेंडम इस मुल्क में हो चुके हैं और हर जलसा एक रेफरेंडम होता है। हर जलसे में नवाज शरीफ साहब भी कहा करते थे ये फैसला दे दिया 22 करोड़ ने, वहाँ जितने भी 5000 लोग होते थे, अब ये वो जजों का फैसला तो मानना ही नहीं है। तो अब हमने रेफरेंडम जो है जलसों में करवाने हैं, आइन और कानून पता नहीं किस लिए फिर बना दिया है कि किस तरह सिलेक्शन होगा। ये जो बात सामने आई है नया सर्वे पल्स कंसल्टेंट का, ये तो बड़ा दिलचस्प है कि ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये नून से शीन निकलेगी, यानी ये नून लीग तकसीम हो सकती है। और एक और हैरानकुन बात यह है कि इसी सर्वे में बात सामने आई है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि नून लीग या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया या जो इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भारत का मौक़िफ़ है। मतलब आप फिर हमारी तो आप मानते नहीं है। हम ये पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि नून से शीन निकलनी है, वो हम मान ही रहे हैं। वो रेफरेंडम तो गिलगित बल्तिस्तान में भी आवाम ने देखा, आप रेफरेंडम देख लिया, आप मेकर है, मैं मानता हूं, लेकिन आप हमारी भी मान जाते हैं। एक तो रेफरेंडम गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने करार दिया था कि जनाब ये हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा, उसका जो धड़न तख्ता वहाँ पे हुआ वो भी आपने देखा। उसके बाद मुल्तान का जलसा जो उसको अवाम के हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम दिया वो भी आपने देख लिया। अब ये 13 दिसंबर जो है इसके जलसे के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस जलसे से वही खिताब भी करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। मामला ये है कि ये जो ये अवामी सर्वे आया है, एक रेफरेंडम अभी आना है, जो इनके पहले भी रेफरेंडम हुए, अवामी जो सर्वे है वो ये क्या कहता है, उसके अंदर ये सवाल उठाया गया कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो तकसीम होगी या तकसीम होने वाली है। तो उस हवाले से जब ये पूछा गया तो उसके जवाब में 44% अफराद हैं उनका ये कहना था कि नून लीग तकसीम हो सकती है, जबकि 32% ने यह कहा कि यह नामुमकिन है। अब इस सर्वे के अंदर मजीद यानी जो बात की गई है 2011 अफराद से, वो कहते हैं हमने राय ली और इसमें सतह एतमाद जो है 95% जो है वो क्रेडिबल इसको कह रहे हैं कि ये सर्वे है और गलती की गुंजाइश सिर्फ 2.6% हो सकती है। दूसरी जो आपने बात खौफनाक एक मामले की तरफ निशानदेही की, इस सर्वे में जब ये सवाल किया गया लोगों से इन्हीं 2011 से कि क्या लोगों से पूछा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भारतीय मौक़िफ़ यानी उनकी तायद है या ये सियासी बयान है, तो इस पर सर्वे में शामिल अफराद में से 51% यानी मोर दैन 50% जो लोग हैं उन्होंने ये कहना था कि नवाज शरीफ की तनकीद भारतीय मौक़िफ़ की तायद है, यानी जो हमारा अजली दुश्मन मुल्क है उनकी आवाज़ नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, लोगों का ये कहना है इस सर्वे के मुताबिक। जबकि 23% जो अफराद हैं, सिर्फ बहुत कम तादाद है, यानी 1/4 भी नहीं बनती ऑलमोस्ट, बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं ये सियासी उनका ये बयान है और बाकी कहते हैं जी हम कुछ। आप एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि अगला पड़ाव हमारा जो है लाहौर जलसे के बाद वो होगा इस्लामाबाद और हम ये झाग की तरह हुकूमत को बहा के लेके जाएंगे। मुझे उसामा साहब ये बता दें कि ये जितने भी इनके अभी जलसे हुए हैं
या उसके बाद ये इस्लामाबाद अगर जाएंगे, अपनी इनकी पार्टी जो है वो संभाली नहीं जा रही, उसके अंदर धड़े सामने आ रहे हैं, उसके अंदर रिफ्ट है। और इसाक डार साहब जिस तरह समदी भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ताकतवर रहे पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ साहब ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया, नून लीग ने उनका दफा करने से इनकार कर दिया। उनका मैं सिवाय नवाज शरीफ के किसी और का दफा करने के लिए मैं पाबंद नहीं हूं, ना मैं करूंगा। बच्चों की वजह से तो अब मामला ये है कि इसाक डार साहब जिनको नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू के लिए झोंका, उन इसाक डार साहब के वजाहत या उनको डिफेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है नून लीग की पार्टी की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है या उसकी जो हालत जार है। और ये बढ़ के लगा रहे हैं कि अवामी जो रेफरेंडम हो जाएगा हुकूमत के खिलाफ, पहले अपनी पार्टी को तो संभाल लें। जो टुकड़े टुकड़े हो रही है, जो तकसीम हो रही है, जो लोग आपके जो है इधर उधर राब्ते कर रहे हैं, लोग आपस में ग्रुप बनाने की बातें कर रहे हैं, आपके साथ वो बयानी के लिए तैयार नहीं है। आपकी अक्सरियती लोग जो है, आपके MNA, आपके MP, आपके सेंटर, आपके तंजीमी अहदेदार, अब देखें लाहौर के जलसे के हवाले से कितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन के हवाले से लोगों की, सवाए ख्वाजा साद रफीक का कल बयान आ जाएगा जी पंजाब के लोग निकले और बड़े भाई का किरदार पंजाब करे। 168 MP हैं, वही पहुंच जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आ रहा है। दो तीन रहनुमाओं के अलावा मुझे अभी किसी का बयान भी खाली जुबानी जमा खर्च भी नहीं। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। खिरल साहब, ये जो एक सर्वे की अगर बात करें तो उसमें 45% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि हुकूमत के लिए कोई PDM की परेशानी नहीं है। अब ये बड़ी अहम बात है जी। हाँ जी, जलसों से हुकूमत बहुत परेशान है। फिर इसमें मेजॉरिटी है, 40% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जी ये इत्तेहाद जो है करप्शन छुपाने के लिए है। 39% समझते हैं कि हुकूमत सच कह रही है, कि अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए सब एक हुए हैं। तो ये सब तो अवामी अब एक तरह से रद्द-ए-अमल ये नजर आ रहा है कि लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब आइन के तहत आप हलफ लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन होंगे, ये तरीका है हुकूमत को हटाने का, आप रेफरेंडम करवा रहे हैं सड़कों पर, ये कौन सा तरीका है? जब लिखा है आपको कोई मसला आप अदालत जाएंगे, हमने ये काम करना ही नहीं, तो फिर ये आइन किस लिए बनाया है अगर सोसाइटी उसके मुताबिक चलना ही नहीं? समझ साहब, लोगों ने पहले भी देख लिया, PTI ने 145 दिन का धरना दिया, उसका क्या नतीजा निकला? अल्टीमेटली उनको वो धरना उठाना पड़ा। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन थी और बड़ा लंबा धरना चला, लेकिन मुझे बताएं कि अल्टीमेटली उसका क्या नतीजा निकला? उठाना पड़ा। ये एक रियलिटी है। अब PMLN भी और ये सारी जमातें जो है ये मिलकर इस्लामाबाद में धरना दे भी देती हैं। मैं कहता हूँ जलसा करते हैं, जलसा के बाद धरना दे भी देते हैं, तो क्या उससे गवर्नमेंट गिर जाएगी? ये तो एक ऐसी प्रेसिडेंट है कि कल जिसका भी दिल करेगा जाके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देगा। उससे पहले पैट ने एक धरना दिया था, तारुल कादी साहब ने, फिर पार्टी की गवर्नमेंट में, वो भी अल्टीमेटली उठाना पड़ा। जितने भी धरने हुए हैं आज तक कोई धरना कामयाब नहीं हुआ। फजलुर रहमान का जी, रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान का धरना देख लें, उसमें उन्होंने बड़ी दुनिया इकट्ठी करके लेके गए, क्या हुआ? अल्टीमेटली उनको भी उठाना पड़ा। तो ये भी जो धरना ये उठाना ही पड़ना है। और ख्वाजा आसिफ ने जो आज मैं यही कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो है वो आप देखिए, वो भी कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए। वो भी वही बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं। जब उनसे कहा कि जी मरियम और हसन और हुसैन जो है उनकी करप्शन के हवाले से बात की गई, उन्होंने कहा जनाब मैं तो सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से जवाबदेह हूँ, बाकियों की बाकी अपना जवाब खुद दे। मरियम, उसका मतलब ये है कि वो मरियम की पॉलिसी से मुतफिक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मरियम साहबा खुद आके जवाब दें, हसन हुसैन खुद आके जवाब दें, मैं उनका कोई स्पोक्समैन तो नहीं हूँ। दूसरी तरफ इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो तो पहले ही मरियम से लदा हो चुके हैं और उनकी पॉलिसी वही है जो शहबाज शरीफ की है। दो के ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार में बड़े इख्तिलाफात है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये एक पॉलिसी एक लग रही है। उनका जुमला के लोग जमा करके डी चौक नहीं आए, हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब उनका धरने का कोई प्लान नहीं है। सर ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, मरियम कह रही है हम धरना देंगे, उन्होंने कहा हम सिर्फ जलसे कर रहे हैं और किसी जलसे में ख्वाजा आसिफ ने शिरकत नहीं की। कौमी इत्तेफाक राय चाहते हैं ताकि आईनी हदूद में रहना सीखें, इसका मतलब है वो खुद मान रहे हैं कि आईनी हदूद की पामाल हुई है। मीडिया नेशनल डायलॉग की बात करेगा तो हमें खुशी होगी। नेशनल डायलॉग का मतलब ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल गवर्नमेंट आपस में मिलकर बैठें और डायलॉग करें और इस क्राइसिस से बाहर निकलें। इसका मतलब तो यही है। मगर जो मरियम का जो बयानिया है कि ना हम इस हुकूमत से डायलॉग नहीं करेंगे, इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अदारों से बात करेंगे, जो कि किसी भी सेन आदमी को नामुमकिन नजर आता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अदारों से डायरेक्ट बात करें और या अदारे आपको गवर्नमेंट को बाईपास करके जिसके तहत अदारे काम कर रहे हैं और डायरेक्ट इनसे बात करें, ये पॉसिबल नहीं है।
तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो बात हो रही थी PMLN के अंदर इख्तलाफात जो है वो सामने वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इख्तलाफात शदीद होते जाएंगे। अब आप देखिए ख्वाजा आसिफ जो हैं PMLN के एक अहम लीडर हैं, सिर्फ वो जिस दिन शमीम अख्तर साहिबा का मरहुमा का नमाज़ जनाजा उस दिन वो आए हैं। इसके अलावा उन्होंने किसी जलसे में किसी मीटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की। ठीक, इससे उनका स्टांस जो बड़ा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि वो मरियम के इस बयानिए से मुतफिक नहीं है। अच्छा, मेरी एक बात हुई खरल साहब, 1 मिनट रह गया, नून लीग के एक अहम शख्स से मैंने उनसे कहा कि जी ये क्या हुआ, ये मुझे क्यों निकाला? तब भी आपने देख लिया अदारों के खिलाफ बोल करके जी आज कोई वज़ीर आज़म आज तक क्यों नहीं वक्त पूरा कर सका, और नवाज शरीफ ने उस वक्त बड़ा जोर लगाया था वो सारा कुछ, तो नाकाम क्यों हुए? तो मेरी उस वक्त इनसे बात हुई थी, तो यह तो अब सेकंड फेज चल रहा है ना, अब ये दूसरी लहर चल रही है एहतजाज की। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी जब घर में ही इख्तलाफ होगा, ये उनके अल्फाज हैं कि यानी शहबाज शरीफ और तरफ थे, नवाज शरीफ और तरफ थे, देखिए ये तो उसकी और ज़्यादा सपोर्ट भी और तकवीयत उसी स्टांस की हो रही है कि मरियम साहिबा ने एक बयानिया जारी किया कि जनाब हम फौज से डायलॉग करेंगे, हुकूमत को फौज घर भेजिए और अभी भी हुकूमत से हम डायलॉग नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कौमी डायलॉग, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कौमी डायलॉग। तो उनकी पार्टी के अंदर से ही मरियम साहिबा का जो बयानिया है उसको मुस्तरद कर दिया गया बड़ी सख्ती से। हालांकि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ साहब ये इसके अलावा बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन डेलिबरेटली उन्होंने ये एक लाइन ड्रा कर दी है। उन्होंने इदारों को एक मैसेज कन्वे किया है कि जनाब मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब का जो ये बयानिया है हम उसके साथ नहीं हैं, हम मुफाहमत की जो सियासत है, हम कौमी डायलॉग जो करने के लिए तैयार हैं। हमें मरियम साहिबा का जो वो मुतालबा है कि फ़ौज हुकूमत गिराए, फ़ौज के साथ वो बात करने की बात कर रही हैं, उसको बिल्कुल उन्होंने बुरी तरह एक मुस्तरद कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और तकसीम क्या हो सकती है पार्टी के अंदर। अब जब पार्टी के अंदर हाल ये होगा तो PDM की कामयाबी के इम्कानात क्या देख सकते हैं आप? फिर जलसे और ये धरना फिर कैसे कामयाब होगा जब यकसुई नहीं है, फोकस नहीं है? वैसे ही कब पाकिस्तान में कभी कामयाबी नहीं हुई इस तरह के कामों से, और है भी गैर आईनी। वो तो कह रहे हैं आइन के तहत अपनी जमात के अंदर धड़ेबंदी है और फिर बाकी 11 जमातों का हर एक का किबला मुख्तलिफ है। ख्वाजा आसिफ ने तो इनकार कर दिया शरीफ खानदान के। पीपल्स पार्टी का अपना एक अलहदा बयानिया है जी, मौलाना फजल रहमान साहब की कहानी और लाइन है, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको कहीं नजर नहीं आ रही। नून लीग की आपस में तकसीम है। तो लाजा ये है कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी, दावड़ साहब को इन्होंने निकाल दिया वहां से, तो इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अभी तो नाकामी तो अभी से नजर आ रही है, ये तो नोश्ता दीवार है, लिखा हुआ है दीवार पर नजर आ रहा है कि ये तहरीक जिसके अंदर 11 गैर फितरी इत्तेहाद है, जिनको आपस में ही ना आपस में कोई अलाइनमेंट ही नहीं है उनकी, कोई हर एक का अलहदा किबला है। नाकामियों की बात हो रही है, पूरी दुनिया में बहुत बात हुई कि पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए, माहौल की बेहतरी के लिए बड़ा काम कर रहा है, बड़ा सराहा गया इंटरनेशनली। और इमरान खान साहब के तो कई इंटरव्यूज इस हवाले से हुए, सेमिनार्स हुए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बिलियन ट्री सुनामी ये कहाँ है, दरख्त लगे कहाँ हैं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान के और दुनिया के जो बड़े मसाइल हैं उनमें एक मसला है माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी, और इससे हमारे मुल्क में कीमती जानों का नुकसान हर साल होता है। सैलाब आते हैं, कहीं खुश्क साली हो जाती है, कहीं बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, गर्मी में इजाफा हो रहा है, बहुत से नुकसान हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि अरबों रुपए का हर साल नुकसान होता है। अब दरख्त लगाना सबसे अहम है। बिलियन ट्री सुनामी हुकूमत ने शुरू किया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर सवाल उठा दिए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की तारीख में यह हुआ है कि एक तरफ हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कहाँ लगाए गए हैं दरख्त, कितने लगाए गए हैं, इसमें तो करप्शन हुई है, खैबर पख्तूनख्वा का महकमा जंगलात सारा चोर उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन जो वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, वो कह रहे हैं कि ये खुशाइंद बात है सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेना। असद खरल साहब, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है, कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है, सारी रिपोर्ट मांग रही है। सिंध हुकूमत की तरफ से तो आई नहीं रिपोर्ट, उस पर उनको तौहीन-ए-अदालत का नोटिस चला गया है। पंजाब हुकूमत को चला गया नोटिस क्योंकि उन्होंने बड़ी देर बाद रिपोर्ट जमा कराई है।
लेकिन मलिक अमीन असलम कह रहे हैं कि बड़ी खुशाइंद बात है ये। देखिए यही फ़र्क है उसामा साहब, अगर नून लीग की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है और इस तरह के किसी मनसूबे के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेती तो उसके ऊपर हुकूमत ने वावेला मचाने देना था कि जनाब एग्जेक्टिव के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बेजा मुदाखलत है। मैं समझता हूँ ये खुश आइंद बात है कि हुकूमत जो है उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। इसका मतलब ये हुकूमत चाहती है ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत की खां है हुकूमत। अगर हुकूमत ने जो अभी तक उन्होंने बताया कि जनाब ये बिलियन ट्री के तहत उन्होंने कहा कि 43 करोड़ हमने पौधे लगाए हैं जी, और उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम उसका अदालत ने बल्कि कहा कि आप उसकी एक तो फुटेज हमें दें गूगल जो है उसकी ड्रोन से भी मैपिंग के जरिए जूम करके, और दूसरी उसकी तफसीलात फराहम कर, और मजिस्ट्रेट्स के थ्रू हम देखेंगे 43 करोड़ बाकायदा उन्होंने कहा कि हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जिला वाइज तहसील मतलब सतह पे मौजूद है, एक सुपीरियर जो जुडिशरी लोअर जुडिशरी है उसके जरिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात दफ़ा एक्सरसाइज करवाती है। अगर ये चीज़ें हैं, अगर इसमें डिफरेंस आया और फिर इसमें एक तो उन्होंने कहा कि जो सड़कों के किनारों में आपने दरख्त लगाए हैं, बौने लगा दिए दरख्त, बेतरतीब लगा दिए हैं, और फिर दरख्तों की जो केयर है उस हवाले से कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये इतने सारे दरख्त जो है आए कहाँ से, इसको लगाया कहाँ पे गया है, वो जगह सारी आइडेंटिफाई की जाए। फिर बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मुर्दार के पहाड़ हैं वहाँ पे लगाएं, तो उन्होंने कहा जी मौसम नहीं है, बाद में उन्होंने कहा जी वहाँ पे लग ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, दरख्त तो जहाँ भी लगाएंगे उनके साथ अगर केयर करेंगे। अच्छा, तो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट लेट जमा हुई, आज जमा हुई। अच्छा, उस पर भी सेक्रेटरी जंगलात जो और पंजाब हुकूमत को उन्होंने बेकायदा तौहीन अदालत का नोटिस दिया। सिंध हुकूमत माशाल्लाह उनका वो हमें पता है किस तरह चलती है। नहीं, ये मुझे समझाएं बाबर साहब, मैं आता हूं इरिगेशन और जो जंगलात के वहां पे ये क्या बात है कि चीफ जस्टिस खुद कराची को समझते हैं। सर्कुलर रेलवे का हमने देखा, उधर जो जिस तरह से माहौल को तबाह किया गया, कचरा, इसका इन्होंने नोटिस लिया हुआ, जो बिल बोर्ड्स थे उस पर इन्होंने बात की, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कह रहे हैं कि ये वाहिद सूबा है जिसके मामला और तरह से ही चलते हैं। ये क्या मतलब कोई अलग जगह है सिंध हुकूमत या सिंध? उसामा साहब, मसला ये कि बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर आप देखें कि कुछ ना कुछ तो लगता है, कुछ ना कुछ तो नज़र आता है। सिंध में तो कुछ लगा नज़र ही नहीं आता। जिस तरह से इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जनाब वो जो डाइन है वो भी 10 घर छोड़ देती है, आप तो वो 10 घर भी नहीं छोड़े। खरबों रुपए के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो इनिशिएट किए गए इंटीरियर सिंध में, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ पर है ही कुछ नहीं है। लेकिन उसामा साहब, ये जो बिलियन ट्री सुनामी है ना जी, देखें मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा मैं खुद इसको क्रिटिसाइज करता रहा हूँ। इशू ये है कि मेरे सामने ये जो मुहिम जब स्टार्ट होती है, पौधे जब लगाने होते हैं, तो ये यूसी लेवल पे भी हर एक को अंधाधुंध पौधे बांट दिए जाते हैं, टारगेट दे दिए जाते हैं, ये पौधे लगाएं। मेरे घर के साथ पार्क है, वो मैंने देखा वहाँ पौधों की ज़रूरत ही नहीं है, सारे ही पौधे वहाँ पे लगा गए हैं। नाजिम साहब भी वहाँ लगा गए हैं, बाकी नीचे काउंसलर भी वहीं पे लगा गए हैं, जो सबका जो पीटीआई के जो बंदे थे जिस वर्षों को वो एक ही जगह पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं है, जहाँ कच्ची जगह मिली वहाँ पे ठक करके पौधा लगा दिया, उसकी ज़रूरत है या नहीं, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम चले, उसके बाद केयर नहीं हो रही उसकी। सर कोई चक्कर ही नहीं है सर, वो तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइगर फोर्स नहीं है आपका। जहाँ जगह मिली, जिसको आराम से जगह मिली, कैमरा पहुंच गया, उन्हें ठक करके वहाँ पौधा लगाया, बाकी ना बाढ़ में जाए वो चला गया। सर मेरा मतलब अगर 1 अरब पौधा लगाओ, सर ये कि आपको टारगेटेड एरियाज चाहिए। जिस तरह से चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नारान, कगान और ये जो जितने मालम जब्बा जितने भी बड़े हिल रोड्स हैं, पहाड़ नंगे पड़े हुए हैं। इमरान खान ने भी जो इनिशिएट किया था वो इसलिए इनिशिएट किया गया था कि जनाब ये पहाड़ नंगे पड़े हुए हैं, यहाँ पे पौधे लगाएं, जंगलात जो है उनको फरोग दें, बड़े बड़े जो सरकारी जमीनों पे जंगलात लगाए दें। उस तरफ तो कोई फोकस ही नहीं है सर। वो तो बस ये करते हैं कि मीडिया को दिखाने के लिए जनाब ये पौधे हैं, ये जनाब इजाज चौधरी साहब पौधे लगा रहे हैं, ये सीएम साहब ने लगा दिए, ये फलाने लगा दिए। मैं प्रेस क्लब का सेक्रेटरी हूँ, प्रेस क्लब में जो भी आता है वो प्रेस क्लब में पौधे लिए आ रहा है। पीछे वो एक मिनिस्टर आई हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने पौधा लगाना हो। मैंने कहा खुदा का नाम ले ले, पूरे पाकिस्तान की पूरी सुनामी इधर ही लगा देनी है, कोई और भी प्रेस क्लब में तो लाहौर प्रेस क्लब तो आगे पहले पौधों से भरा हुआ है। अब उसके बाद हर वहाँ पे ये है कि जी वहाँ मीडिया आएगा, तस्वीरें उतरेंगी, और जनाब ये है कि हमने ये काम इसका मतलब है कि कोई लाख पौधा तो सिर्फ यहीं पर इसी पर ही खपा दिया उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बंदा आ रहा है उसका ये होता है कि जी प्रेस क्लब में पीटीआई के जितने भी ना हर एक है जी प्रेस क्लब में हमने पौधा लगाना, हमने खुदा हाथ जोड़ दिए कि बस कर
जाते यार, वहाँ और जगह नहीं मिलती सर, नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे, और केस भी यही है। उसामा साहब, इशू ये है कि जो बड़े बड़े जहाँ सरकारी स्टेट्स हैं, आप आइडेंटिफाई करें कि ये इलाके यहाँ पर जंगलात लगाए जाएंगे। BRB नहर है लाहौर में, उसके साथ साथ लगाए जाए, लाहौर की किनार। मैं ऑनेस्टली एक मिनट ठहर देना, ये एक सीरियस इशू है। अब लाहौर की किनार तो पहले भरी हुई है पौधों के साथ, आप यहीं पे लगाते जाए सारे, जो भी है यहीं पे गड़ा खोदे, यहीं पे पौधा लगा के चला जाए, तो फिर सर उसका फायदा क्या? मकसद ये है कि इलाकों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन इलाकों को फोकस किया जाए कि जनाब यहाँ पे ये पौधे लगे थे, अब वो किस हाल में है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये इसका ऑडिट होना चाहिए। सर, एक पौधे का क्या करता है सारा साल, वो क्या करते हैं? वो तो दरख्त काट देते हैं। ये तो पीटीआई की अनहार जो है ना, दरख्त लगाता है महकमा जंगलात और अनहार की जमीन पे भी, सरकारी जमीन पे। लेकिन होता क्या है उसामा साहब, जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, जाली फिगर बनाए जाते हैं, रिपोर्टें बनती हैं, इतने पौधे लग गए, इतने लाख इस जिला में लग गए, कागजों में लगे जा रहे हैं, कागजों में लगे जा रहे हैं। आप जाके देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर जाके मौके पर देखेंगे, पौधा लगाना इशू नहीं है, पौधा लगाना इशू नहीं है। ऑब्जर्वेशन है, वो भी इसी माशरे में फिर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। ये जो उन्होंने सवालात उठाए हैं, ये बिल्कुल रियलिटी है कि भाई लगा के कहां पौधे लगाना मसला है। पहाड़ अगर पौधा आप लगाएंगे और उसको अगर उगाएंगे नहीं, उसकी केयर नहीं करेंगे तो पौधा मर जाएगा। पौधे को लगाने के बाद उसको चलाना बड़ी अहम बात है। सही, यहाँ पे कागजों में पौधे 10 लाख लग गए, इस जिले में 5 लाख लग गए, 8 लाख लग गए, 6 लाख लग गए। सर, क्या वो पौधे इस वक्त मौजूद है? अगर वो मजिस्ट्रेट से उन्होंने अकाउंट करा लिए तो मेरा ख्याल है उस हिसाब से बहुत कम, आधे से भी कम पौधे अग्रेसर होगी। बाकी जाली फिगर वर्क है। अच्छा, और ये फिगर वर्क ठंडे कमरों में बैठ के कर दूं, और अब तो जारी बात है मौसम चेंज हो गया है, किसी भी इस तरह बनता रहा है। कम से कम 25% उसके रकबे पर, 25% रकबे पर जंगलात होने चाहिए। जंगलात हमारे मुल्क में कुछ 2.5% पे रह गए हैं, 2.5%, 2.5 से 3, किसी दौर में शायद 5-10% होते थे, ये हाल हो गया। लेकिन खरल साहब, नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे इतना मसला नहीं होता कि आप अगर दरख्त लगाएं वहां पर, इसलिए केयर मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा नहीं कि वो पानी वहां पर अवेलेबल रहता है। नहर अगर दरिया खुश्क भी हो जाए तो थोड़ा बहुत दरख्त उसके लिए जगह हमवार करनी पड़ती है, उसके लिए मशीनरी का इस्तेमाल होता है। करोड़ों रुपए सूबे में नहरों के किनारे 25,000 कनाल लगाए हैं। हमने 3,82,000 दरख्त लगाए हैं। वहां पर बेलदार होते हैं, बेलदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पौधे लगाएं और उसको इसकी देखभाल करें। मैं आपको कह रहा हूँ कि 70% बेलदार सिर्फ सैलरियां लेने दफ्तर जाते हैं, इसके अलावा वो वहाँ पर जाते ही नहीं है, ड्यूटी पर मौजूद। ये सैलाब क्यों आते हैं? ये नहरों के जिम्मेदारों से पैसे इकट्ठे करते हैं, पानी चोरी करवाने के पैसे इकट्ठे करते हैं। 10-10 मन, 5-5 मन धान की फसल लेते हैं, रजिस्ट्रों पे ₹4,000 और उसके बाद जिम्मेदारों को डरा के कहते हैं जनाब आप गिटार करने लगे हैं, लिहाजा इतने मन दे दे पैसे। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेंगे मजिस्ट्रेट? मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए एक अच्छा काज है। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक किसी भी मुल्क के अगर हुक्मरान ने ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा है। अब वो मामले खसूसी मलिक अमीन असलम साहब कह रहे हैं कि जनाब 2021 तक 1 अरब बन जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने 10 बिलियन सुनामी की बात की है, अभी तक 2021 तक 1 अरब पौधा पूरा होगा, तो 10 बिलियन कागजों पे। तो मतलब ये है कि ये चीज जो है ना ये अच्छी है, लेकिन ये है कि सीएम जो मुतलका जो अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं वो स्टेट के जरिए अगर सुप्रीम कोर्ट में करा रही करते हैं जी, अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान के लिए इसका बहुत फायदा है। और मौसमियाती तब्दीलियों के वाले से ऑलरेडी बहुत कम, और जंगलात की चोरी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह करप्शन किया, जैसे साहब ने कहा कि वहां पे जंगलात का पूरा महकमा चोर है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि एक तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर बात होती थी, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा था कि इस वबा के दौर में कोरोना के लिए बड़े बेहतर इक़दाम किए। अब दुनिया हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, तशवीश का इजहार कर रही है कि यहाँ जलसे जुलूस हो रहे हैं, यहाँ पर अब किसी को परवाह ही नहीं रही। 3,500 से ज़्यादा केसेज अब यौमिया सामने आने लग गए हैं। लम्हा फिक्रिया है, जाँ बाक होने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। क्यों इस तरह किया जा रहा है कि हार्ट टॉक में भी अगर बात हुई, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है वो प्रोग्राम, वहां भी ये बात हुई बेहिसी की कि आप लोग इतने बेहिस हैं, ऑपोजिशन इतनी बेहिस हो गई है कि उनको लोगों की कोई परवाह नहीं, अपने इक़्तिदार की हवस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला
अब पता चला। एक दरखास्त गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि NCOC के फैसले यानी इज्तिमात पर पाबंदी है, इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, हुकूमत को पाबंद किया जाए। लेकिन जस्टिस साहब ने कहा कि एग्जेक्टिव के मामलात हैं, जब वो खुद नहीं कर रहे तो फिर ये हमारे पास इस तरह के मामलात आप क्यों ला रहे हैं। तो ये असद खरल साहब, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी अदालतें भी इस पर परेशान हैं कि काम है हुकूमत का, लोगों का, सियासी जमातों का, सबका, आपका मेरा, कोई भी नहीं कर रहा। और ये हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और मुसलसल हर आने वाला दिन इसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा है कि हलाकतों में इजाफा हो रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है। जब ये शरह जो है 7% पर आई दूसरी लहर में हमने देखा और अब 8% से तजावुज़ कर चुकी है। कहाँ केसेस हमारे 200 पर पहुँच गए थे योमिया, 150, 200, 250, अब ये 3,500 पर आ गए हैं। ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। राणा साहब कह रहे हैं हम तो जाएंगे, ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, जाएंगे तो। और मैं देख रहा हूँ ये इस बार में लिखा जा रहा है, दानिश्वर लिख रहे हैं, पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है कि ये बेहिस हो गए हैं लीडर। यानी अगर आप आम इंसान पाकिस्तानियों के लिए निकल रहे हैं, आप कहते हैं जी हुकूमत बड़ी बुरी है, हमने इसको निकालना है, तो वो इंसान जिंदा रहेंगे तो आप उनको कोई फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, आप तो उनको मार रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि चंद हफ्ते ये चीज़ें रुक नहीं सकती। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज एक जो शहरी ने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त में मुतालबा ये किया गया था, चूँकि कोरोना तशवीशनाक हद तक उसमें इजाफा हो रहा है, लिहाजा अवामी इज्तिमात पर जो पाबंदी है उसको उस पर अमल दरामद किया जाए और जो NCOC के जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन जो सेंटर के जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अब मामला ये है कि इस दरख्वास्त को मुस्तरद इस बुनियाद पर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अदालत ने, कि उन्होंने कहा कि ये अमल दरामद तो हम भी समझते हैं कि ज़रूरी है और पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और सोसाइटी जो है उसको अपना अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए। और अदालत अब वही मामला है कि वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ की जब बात होगी तो चीफ जस्टिस हमेशा अतर मिनल्ला साहब का मैंने देखा है कि जब भी इस तरह का मामला होता है, एग्जेक्टिव में इंटरफेरेंस की बात आती है, तो वो कहते हैं अदालत इसमें मुदाखलत क्यों करे। अब कोरोना केसेस जो है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तशवीशनाक हद में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान इस वक्त 28वें नंबर पर पहुंच चुका है और ये तशवीशनाक है बात। ये तो चीफ जस्टिस जो है उनका भी मानना है, लेकिन मामला फिर वही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जेक्टिव अगर फैसला करती है तो उसका पॉलिसी नाफज करती है, तो उसके ऊपर अमल दरामद उसका काम है। अब वो लेकिन आम शहरी जो है और जमातें जो है सियासी कोई भी नहीं चाहिए, अपने मफादात के लिए कोई भी नहीं तैयार। तो ये हमें इंसानों की कोई परवाह नहीं रही, अपने मफादात के लिए इख्तियार की हवस है, हर एक को इस तरफ देखना है, क्योंकि लोग तो इन्हीं को देखकर मिसालें लेंगे ना। हर शख्स ये सोचेगा कि जब ये जलसे जुलूस हो सकते हैं तो क्या फिर आप मजहबी इज्तिमात पर कैसे पाबंदी लगाएंगे? सियासत ज़्यादा ज़रूरी है या मजहब? तो ये सवाल वहां आ जाएगा। लोगों का रोजगार ज्यादा जरूरी है या ये इस वक्त जलसे जुलूस ज्यादा जरूरी है? लोग कहेंगे जी फिर शादी हॉल्स क्यों बंद करें, मार्केट्स क्यों आप बंद करना चाहते हैं, आप दुकानें जल्दी क्यों बंद कराना चाहते हैं, हम रोजी रोटी कहां से कमाएंगे? तो हर शख्स फिर जो है ये जवाब तो पेश करेगा और वो जवाब सही लगेगा। अदालत भी फिर कहेगी कि जी हमारे पास क्या लेने आ रहे हैं आप, जब आप लोगों ने खुद ही अमल नहीं करना। उसामा साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि NCOC तो अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन मैंने ये देखा कि हुकूमत जो है उसमें भी वो भी उस तरह से इसको अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। जलसे जुलूस तो एक साइड पे है। मुझे एक बात बता दें कि ये जो मॉल्स हैं, ये जो शादी हाल हैं, ये जो दुकानें हैं, ये जो मार्केटें हैं, ये जो सोशल गैदरिंग्स हैं, जहाँ जहाँ भी हो रही हैं, वहाँ पर कितना SOP पे अमल दरामद हो रहा है और गवर्नमेंट कहाँ पर है? गवर्नमेंट कितने वहाँ पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिशें कर रही है? बड़ी सादी बात है। अभी तक बड़ी आप केस बनाएंगे तो पहली चीज अदालत में जाकर ये बनती है, किसी भी शख्स पर वो कहेंगे जी कानून सबके लिए बराबर है या नहीं है। अगर सबके लिए बराबर है तो मुझे बता दें कि अलल ऐलान कहकर जलसे जुलूस हो रहे हैं, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है, तो वहां हुकूमत नहीं पकड़ती, हम ही मिलते हैं आपको पकड़े जाने के लिए। या शादी किसी ने पकड़ने से रोका है? बात कर रहे हैं कि हर कानून हर के लिए बराबर है। हुकूमत कह रही है कि कोई पकड़ सकता होगी, मुकदमा दर्ज होगी। ये है कि हुकूमत जो है या तो इसको सीरियसली लेती, इस पे सख्ती से अमल दरामद करवाती, लोगों पे, इज्तिमाआत पे, पब्लिक प्लेसेस पे इसको अमल दरामद कराती, मैंडेटरी कर देती कि जो बंदा घर से बाहर निकलेगा उसके लिए मास्क पहनना लाजमी है, अदरवाइज उसको पकड़ लिया जाएगा। आप अपना बिजनेस करें, आप अपना जो है जो करें, लेकिन आपने मास्क पहनना मस्ट है। आप बाहर निकले, कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ? आप सरकारी दफातर में चल रहे, कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ? बैंक में चले तो कहा गया आधी तादाद में लोग आए।
अब सर तो मसला ये है कि एक तरफ आप मास्क देखिए, आप डॉक्टर साहब कहते हैं नाकाम होगी, मैं समझता हूँ हुकूमत संजीदा ही नहीं है अमल दरामद करने में। अगर हुकूमत संजीदा होती तो अगर एक दिन के अंदर अगर कैंपेन जब चलती है हेलमेट पहनने के हवाले से, तो आपने देखा हर बंदे के सर पे हेलमेट नजर आता है। इसी तरह लॉकडाउन है ही नहीं, बात ये हो रही है कि आप इकोनॉमी को चलने दें, कारोबार को चलने दें, मास्क को मस्त करेंगे, मास्क पहनना है। मैं ये कह रहा हूं कि लाहौर जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हमने सिम जो है वो हर बंदे की अपने नाम पे करनी है, 3 दिन के अंदर 16 करोड़ सिम्स हो गई थी हर बंदे के नाम रजिस्टर्ड, हर बंदे के नाम हुई थी, सिर्फ 3 दिन लगे थे। अगर गवर्नमेंट सीरियस होती है कि हेलमेट पे पाबंदी इंश्योर करनी है तो चलान के डर से हर बंदा हेलमेट पहने, आपको नजर आता है कि नहीं आता? जी। अगर गवर्नमेंट सीरियस हो कि घर से बंदा निकलेगा सड़क पे कहीं भी मार्केट में वो मास्क पहनेगा, नहीं तो उसको जुर्माना ये जो भी होगा तो वो पहनेगा। चाइना में सारी दुनिया में यही एसओपी है कि आप अपने घर से निकले तो मास्क मस्ट है, आप पब्लिक प्लेस में बगैर मास्क के नहीं जा सकते, अगर कोई देखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज ही नहीं है। जब गवर्नमेंट इसको, और गवर्नमेंट जो है जब आप ये कहेंगे जी कोरोना फैल रहा है, बढ़ रहा है, सिर्फ जुबानी कलामी, जब मिनिस्टर आके चैनल में कहेंगे जी कोरोना बढ़ रहा है, सिर्फ जुबानी कलामी, फिर लोग उस पे अब जब जलसे की बात आती है इजाजत की तो सारा जोर आ जाता है उसके ऊपर कि जनाब इस अवामी इज्तिमा की वजह से कोरोना फैल रहा है। वो फिर वही जवाब बनाते हैं कि जब आप मार्केटें खुली हैं, शॉपिंग मॉल खुले हैं, सड़कों पे, अवामी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे लोगों की गैदरिंग है, कोई आप लिख कर देते हैं वायलेशन होती है। आप जो मुंतजमीन हैं वो इंश्योर करेंगे कि जनाब वो सारे भी कहा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपोजिशन को डिफेंड नहीं कर रहा, अपोजिशन जो कर रही है वो तो तबाही कर रही है। सर नजर आ रहा है कि जिस शहर में जलसा जुलूस हुए हैं वहां पर केसेस बढ़े हैं। सर मैं मानता हूं, मानता हूं, मैं इस चीज को इसमें तो दूसरी राय हो ही नहीं सकती। मैं आपकी इस चीज को सेकंड करता हूं कि पब्लिक इज्तिमाआत पे इस तरह के जब वबा फैली हो मुकम्मल बैन होना चाहिए। ये जो पार्लियामेंटेरियन ये जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह राना सना साहब ने दी कि जनाब मैं वहां पर जाऊंगा और कोरोना को भगा देंगे, ये तो मेरा ख्याल है कोरोना मसला ही नहीं है, कोरोना मसला ही नहीं है, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये लोगों को बहका रहे हैं, ये सोसाइटी को गलत तरफ लेके जा रहे हैं, कल ये कोरोना फैलाने में ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की जो बात है, हुकूमत अभी अपना रोल प्ले नहीं कर रही। ये जो दोनों तरफ से है, अपोजिशन और गवर्नमेंट, दोनों गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हुकूमत जो है वो भी, उसने भी अपना फर्ज अदा नहीं किया, और अपोजिशन तो वैसे ही चाह रही है कोरोना सारे पाकिस्तान में फैल जाए, और हुकूमत अपोजिशन की हेल्प कर रही है इसमें, वो लोगों के साथ सिंसेरिटी के साथ इसका हल नहीं ढूंढ रही। मैंने आपसे कहा कि आप चाइना में देख लें, जापान में देख लें, यूरोप में देख लें, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि मास्क के बगैर घर से निकलने का कोई तसव्वुर नहीं है, अगर आपको ये पहनना पड़ेगा। इदारा कोशिश करे, इस तरह हमारे कैमरा मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने यहाँ मास्क पहन के रखा हुआ है, तो अगर इदारे कोशिश करें, इंडिविजुअली हम सब करें तो ये किया जा सकता है। और जिस तरह बाबर डोगर साहब, असद खलील साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस पर अमल दरामद करवाए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा और एहतियात आप लोग खुद करें, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि आपके लिए, आपके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअली बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये काम करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।